जय हिंद दोस्तों, होप यू वेल। आप सबको पता होगा कि पिछले कुछ दिन से एक कंट्रोवर्सी बहुत चर्चा में है, वो है हिजाब कंट्रोवर्सी, जिसके बारे में पूरी इंडियन मीडिया में चर्चा हो रहा है। अर्थात भारत के किसी स्कूल या कॉलेज में एक छात्रा ने स्कूल ड्रेस के साथ एक ब्लैक कलर का हिजाब पहन के वो स्कूल आ सकता है कि नहीं, इसी बात से पूरी इंडिया में कंट्रोवर्सी चल रही है। अब घटना ये हुआ है कि कुछ दिन पहले, यानी कि लगभग अगले हफ्ते ही होगा, कर्नाटक के सरकार के द्वारा जारी किया गया एक घोषणा के मुताबिक उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने ये घोषणा किया कि आज से या इस तारीख से, मतलब एक तारीख बता दिया गया, उस तारीख से उस कॉलेज यूनिफॉर्म के अलावा या फिर उस ड्रेस का पार्ट नहीं है, ऐसा कोई कपड़े आप पहन के कॉलेज में आ नहीं सकते, मतलब उस स्कूल में या कॉलेज में। और ये घोषणा करने के बावजूद भी 6 मुस्लिम छात्राओं ने स्कूल ड्रेस को छोड़कर एक काले कलर का एक हिजाब पहन के कॉलेज में घुसने की कोशिश किया। लेकिन शुरू में उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसको कॉलेज में एंटर करने से मना किया और यहाँ से शुरू होता है ये कंट्रोवर्सी। और ये कंट्रोवर्सी और ज्यादा फैल गया जब इस 6 छात्राओं में से एक छात्रा ने कर्नाटक हाई कोर्ट में जाकर एक मामला किया। और वो मामला इस कारण से किया कि आर्टिकल 25 के अनुसार एक मुस्लिम छात्रा कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के आर्टिकल 25 के मुताबिक एक मुस्लिम उसका अपना धर्म पालन कर सकता है और उस धर्म पालन करने के लिए वो अपने धर्म का कपड़ा संविधान के मुताबिक पहन सकता है। एक मुस्लिम को अपना संवैधानिक अधिकार है कि वो अपने धर्म का ड्रेस पहन सकता है और ये उन लोगों का फंडामेंटल राइट है। और उस कॉलेज ने आर्टिकल 25 यानी कि फंडामेंटल जो हमारा राइट्स है, उसका कॉलेज ने हमारा जो संविधान है, और संविधान में आर्टिकल 25 है जहाँ पे कि हमारा फंडामेंटल राइट है ये करने का, वो राइट वो लोग पालन नहीं कर रहे। और इसी कारण से उन्होंने हाई कोर्ट में केस किया। इस संविधान में क्या कहा गया है, मतलब हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है एक्चुअल में। यह है हमारा देश का टोटल संविधान और इसका वजन है लगभग 4 किलो और इसमें टोटल 470 पेजेस है और इसे लागू किया गया था सन 1950 26 जनवरी के दिन। तो अगर आपको पता नहीं है कि इसे 26 जनवरी के दिन ही लागू क्यों किया गया था, मतलब हम जो प्रजातंत्र दिवस मनाते हैं वो 26 जनवरी के दिन ही क्यों मनाते हैं, वो तो 25 जनवरी भी किया जा सकता था या फिर 27 जनवरी भी किया जा सकता था, तो 26 जनवरी के दिन ही हम क्यों करेंगे इसे। तो अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो फिर आप प्लीज ये वीडियो देख लीजिए, यहाँ पे मैंने डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है। तो मेरे पास जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इस संविधान का ज्ञान है, मैं उससे आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको सीधा सीधा एक जवाब दे दूं कि क्या एक मुस्लिम छात्रा के पास ये अधिकार है कि वो हिजाब पहनकर स्कूल आ सकता है। और ये जो मैं आपको बताऊंगा ये मतलब पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है मैं आपको वही बताऊंगा संविधान के अनुसार ही, उसके अलावा कोई बातें नहीं होगा यहाँ पे। मतलब सीधी सीधी बात है, कोई डिबेट नहीं है इसमें। मैं संविधान में जो लिखा हुआ है वही मैं आपको बताऊंगा, वही मैं समझा दूंगा आपको। और ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा का पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये कंट्रोवर्सी आखिर चल क्यों रही है। तो इसमें कोई डिबेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो है मैं वही आपको बताऊंगा। और मेरा आपसे ये निवेदन या रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा और आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक है और उसका असर आज देश में दिख रहा है। सो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और अंत में कुछ जरूरी बातें करनी है आप लोगों से ना। लोग जिनको भी थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है उनको पता होगा कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारा फंडामेंटल राइट के बारे में सब कुछ है, यानी कि जो हमारा मौलिक अधिकार है उसके बारे में ही बात किया गया है। मतलब पूरा का पूरा 12 से 35 तक इसी के बारे में ही है। और ये मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट कुछ ऐसे अधिकार है जिसको गवर्नमेंट किसी भी हाल में उल्लंघन नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो अपना ही कोई आइन लाए और उसको बदल दे, ऐसा नहीं होगा। तो अब इसमें से आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक भारत के लोगों का जो रिलीजियस फ्रीडम है यानी कि धार्मिक अधिकार है उसके बारे में बताया गया है। तो अब इस आर्टिकल 25 से 28 तक सबसे स्पेसिफिक जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 25। इस आर्टिकल 25 में स्पेसिफिकली एक भारतीय नागरिक के पास क्या क्या धार्मिक स्वाधीनता है और फंडामेंटल राइट के अनुसार वो इस एक्ट का किस किस तरीके से लाभ उठा पाएंगे उसके बारे में यहाँ पूरी डिटेल्स में बताया गया है। और इस आर्टिकल 25 का 2 पार्ट है। पहला पार्ट में एक भारतीय नागरिक के पास किस किस तरीके का धार्मिक अधिकार है उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। और सेकंड पार्ट में ऐसा कौन सा सिचुएशन है जहाँ पे सरकार चाहे तो किसी भी इंसान से वो धार्मिक अधिकार को छीन सकता है। कुछ सिचुएशंस में सरकार चाहे तो किसी भी इस देश के नागरिक से उसका धार्मिक अधिकार छीन सकता है, सस्पेंड कर सकता है या फिर रोक सकता है। उसी के बारे में ही दूसरे पार्ट में बताया गया है। और मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल 25 का मतलब है जो पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट है दोनों कंबाइन करके, मतलब दोनों को मिलकर आर्टिकल 25 है। तो अब इस चीज को समझने के लिए तो इसीलिए 2 पार्ट को ही हमें अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका कारण मैंने आपको पहले ही बताया है। आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक।
तो आर्टिकल 25 के पहला पार्ट जो है वो आपके सामने ही है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि आर्टिकल 25 गारंटीज द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, द फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिसेस एंड प्रोपोगेट रिलीजन टू ऑल सिटीजन्स। तो यहाँ पे 4 वर्ड है, कॉन्शियंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने चॉइस के मुताबिक किसी भी धर्म को कॉन्शियंस कर सकता है, यानी कि एक्सेप्ट कर सकता है। और दूसरा है फ्रीडम टू प्रोफेस, यानी कि उसके बारे में बात करना या किसी को बताना भी उसके पास स्वाधीनता है। और तीसरा क्या है, प्रैक्टिस, यानी कि वो उस धर्म को पालन भी कर सकता है। और अंतिम वाला है प्रोपोगेट, यानी कि वो उसका प्रचार भी कर सकता है। तो अब संविधान के जो पहला फर्स्ट पार्ट है उसमें ये लिखा हुआ है। तो अब देखते हैं दूसरा पार्ट, और बड़ा ही इंटरेस्टिंगली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, हाउएवर लाइक ऑल फंडामेंटल राइट्स द स्टेट कैन रिस्ट्रिक्ट द राइट फॉर द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर स्टेट इंटरेस्ट्स। यानी कि सरकार अगर चाहे तो इसी 5 कारण से किसी भी व्यक्ति का जो रिलीजियस फ्रीडम है उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकता है या फिर सस्पेंड भी कर सकता है। तो इसका मतलब आर्टिकल 25 फर्स्ट पार्ट के तहत सरकार आपको ये अधिकार भी देता है। आर्टिकल 25 सेकंड पार्ट के तहत इस 5 कारण से सरकार आपसे ये स्वाधीनता छीन भी सकता है, इस 5 कारण की वजह से। जिसमें सबसे पहला क्या है जो कि हमने अंडरलाइन कर रखा है, आप देख सकते हो। सबसे पहला है पब्लिक ऑर्डर, यानी कि सरकारी आदेश। तो मैं आपको एग्जांपल देते चलूंगा ताकि आपको सही से ये चीज समझ में आ जाए कि किस लिए ये बातें एक्चुअल में किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, कोई एक सिख है और उनके पास धार्मिक अधिकार है कि वो अपने पास तलवार रख सकता है। तो अब सवाल यह है कि क्या वो अपने उस धार्मिक अधिकार के तहत तलवार लेकर प्रधानमंत्री के पास जो 100 गज का दायरा होता है, क्या वो उसके अंदर उस तलवार लेकर जा सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं, वो नहीं जा सकता। क्योंकि प्रधानमंत्री के 100 गज के दायरे के अंदर कोई भी आम इंसान किसी भी तरीके का हथियार लेकर नहीं जा सकता। ये प्रधानमंत्री का सिक्योरिटी का सर्कुलर है कि ऐसा कोई नॉर्मल लोग नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो ये सिक्योरिटी का सर्कुलर का उल्लंघन है और इसकी वजह से एक्शन लिया जाएगा। अर्थात अगर वो चाहे तब भी नहीं जा सकता और उसका जो धार्मिक अधिकार है वो वहाँ पे नहीं काम में आएगा। या फिर रामनवमी या मोहर्रम के दिन हथियार हाथ में लेकर रैली करना, तो अगर इस वजह से लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि प्रशासन, अगर उनको ये लगता है कि इस वजह से कोई भी दंगा हो सकता है तो फिर इस दंगे के लिए वो पब्लिक ऑर्डर भी जारी कर सकता है। कौन? एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन अगर चाहे तो ये कर सकता है। मतलब वो लोग इस ऑर्डर के अनुसार मतलब मंजूरी दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। किस कारण से? जो कि मैंने आपको बताया। और इसमें भी जो रिलीजियस फ्रीडम है यानी कि धार्मिक स्वाधीनता, वो भी सस्पेंड हो रहा है। और दूसरा है डिसेंसी यानी कि शालीनता। तो फॉर एग्जाम्पल, पशु का बलि देना आपका धार्मिक रिचुअल है, लेकिन अगर आप इसी वजह से रोड में कहीं पे भी आप ऐसे किसी भी पशु को मार रहे हो और ऐसे ही आप ऐसे खून की नदियां बहा रहे हो सड़क पे कहीं पे भी, और इसी वजह से हो सकता है किसी और धर्म के सेंटीमेंट में बुरा लग रहा है, मतलब किसी और धर्म के लोगों को बुरा लग रहा है, तो अगर ऐसा कोई कारण है तो इस वजह से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि प्रशासन है वो उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। वो वहाँ पे सबके सामने मतलब पब्लिक में नहीं करके कहीं और प्राइवेट में करने को बोल सकता है। मतलब वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कोई कानून के तहत उसको मना कर सकता है और वहाँ पे भी आपका जो रिचुअल्स है वो ब्रेक हो रहा है, यानी कि जो आपका रिलीजियस फ्रीडम है वो भी वहाँ पे ब्रेक हो रहा है। और तीसरा है मोरालिटी यानी कि नैतिकता। काली माता के आगे बलि देना हिंदुओं का रिचुअल्स है, राइट। तो अगर आप इस धर्म के स्वाधीनता के चलते अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, किसी को ऐसे ही बलि में चढ़ा रहे हो, तो सरकार यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उस रिचुअल्स को बंद कर सकता है अपने हिसाब से, मतलब उसे सस्पेंड कर सकता है। और ऐसा किया भी गया है जो आपको पता है। और चौथा है हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। आपको पता होगा कि हमारे देश में कोविड चल रहा है और ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है यानी कि संक्रामक रोग। तो इसीलिए सरकार ने गणपति को रोका, वहाँ पे पब्लिक ऑर्डर जारी किया। मुहर्रम या फिर ईद उसको भी रोका और कुंभ मेला उसको भी रोका, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ का सवाल है। और यहाँ पे सरकार यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपना ऑर्डर जारी कर सकता है और ऐसा ही हुआ, हमने 2 सालों में देखा। तो इसीलिए यहाँ पे ये सब रोका गया। आपको पता होगा आपका जो धार्मिक अधिकार है उसे यहाँ पे भी रोका गया हेल्थ के कंसर्न के चलते। और अंतिम वाला यानी कि 5वां है अदर स्टेट इंटरेस्ट, यानी कि अगर स्टेट को ऐसा लगता है कि उसको किसी और में भी इंटरेस्ट है तो आपका उस धार्मिक अधिकार में वो हाथ डाल सकता है, उसके पास ये राइट्स है। तो अभी आप लोगों को ये समझना है कि ये जो 5 मैंने ये कारण बताया, इस कारण की वजह से कौन ऐसा है जो हमें इस सब में रोक सकता है, मतलब इस सब की वजह से हमें रोकेगा। ऐसा कौन है जो हमें इस 5 कारण की वजह से रोकेगा? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि अगर सरकार चाहे तो ये सब काम कर सकता है, यानी कि आपका जो धार्मिक स्वाधीनता है उसे रोक सकता है। तो अब इस स्टेट या फिर सरकार का क्या मतलब है? तो अगर हम पूरी इंडिया की बात करें तो उसका है यूनियन गवर्नमेंट आईन या फिर सर्कुलर जारी करेगा। और अगर राज्य के बाद आता है तो फिर राज्य के सरकार है उसका स्टेट।
और अगर जिले की बात है तो फिर जिले का जो प्रशासन है यानी कि जो डीएम है वो इसका स्टेट है। और अगर म्यूनिसिपैलिटी या फिर पंचायत की बात है तो इसका स्टेट है कंसर्न अथॉरिटी। और अगर ये स्कूल या कॉलेज की बात है तो गवर्निंग बॉडी या फिर मैनेजिंग कमिटी इसका लोकल स्टेट या फिर लोकल सरकार। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि नहीं? और ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब आता है मेन मुद्दे पे। तो कर्नाटक के स्कूल या कॉलेज में किसने बताया कि हिजाब पहन के स्कूल नहीं आ सकते, स्कूल या कॉलेज नहीं आ सकते? तो ये जारी किया है कर्नाटक के स्टेट गवर्नमेंट ने। ये उनका संवैधानिक अधिकार है, जैसे कि आपने इससे पहले देखा। और इसको मान्यता कहाँ से मिला? कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी। और ये करने का भी उसका संपूर्ण संवैधानिक अधिकार है। और इसे एग्जीक्यूट किसने किया? प्रिंसिपल ने किया। और ये उसका प्रशासनिक अधिकार है। अर्थात यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक हुआ है, मतलब संविधान के मुताबिक ही हुआ है सब कुछ, संवैधानिक तरीके से कुछ भी वायलेटेड नहीं हुआ है यहाँ तक, राइट। तो अब देखते हैं, तो ये एग्जीक्यूट किया गया कि हिजाब पहन के किसी को भी हम स्कूल में या कॉलेज में नहीं आने देंगे। तो ये जिस ग्राउंड से किया गया है, क्या वो ग्राउंड सही है? अगर ये ग्राउंड सही रहता है, ठीक रहता है, तो फिर ये सही है, वैध तरीके से है। और अगर ग्राउंड सही नहीं है तो फिर ये अवैध तरीके से है। तो आप समझते हैं कि क्या है। तो ये हम जरूर समझेंगे, लेकिन इससे पहले हमें ये जानना है कि ये जो स्कूल या कॉलेज में जो यूनिफॉर्म का प्रथा है, ये किसने शुरू किया और क्यों शुरू किया? इस यूनिफॉर्म के पीछे का एक्चुअल में कारण क्या है? तो ये यूनिफॉर्म चालू किया गवर्निंग बॉडी ने, और इसे मेंटेन करता है डिसिप्लिनरी कमेटी। और ये दोनों के दोनों जो अधिकार है वो उसका प्रशासनिक वैध अधिकार है, इसीलिए ही वो लोग ये करते हैं। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि स्कूल या कॉलेज में जो समानता है वो मेंटेन रहे। मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, मेरे पिताजी अमीर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत पैसा है तो बहुत महंगे महंगे कपड़े पहन के जाऊंगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है तो मतलब सस्ता वाला कपड़े पहन के गए, ऐसा ना हो, इसलिए ये किया गया है। तो बच्चों को ये सब चीजें ना लगे और उन सब में एक समानता रहे सब में, तो इसीलिए ही ये किया गया है। और ये बहुत अच्छा है। तो अगर कोई भी यूनिफॉर्म के जो रूल्स है इसे ना मानकर अगर कोई भी ऐसा कुछ भी पहन ले, मतलब कोई भी अपने इस धर्म के स्वाधीनता के आड़ में आकर कोई भी अगर कुछ भी पहन के चले जाए, हर धर्म के लोग कुछ भी, तो कैसे होगा? तो वो छवि कैसा आएगा, थोड़ा ये देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ज्यादा एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाए एग्जाम्पल के थ्रू। तो एक किसी हिंदू घर का लड़का है, वो भगवान शिव को बहुत मानता है, मतलब वो बहुत बड़ा भक्त है शिव का। तो भगवान शिव शमशान घाट में रहते हैं और टाइगर के जो चमड़े होते हैं वो वही पहनते हैं और शरीर पे राख वगैरह लगा के घूमते हैं और बाल तो कभी काटते ही नहीं है, तो बाल इसीलिए ऐसा पूरा हो जाता है। अर्थात हम है शिव के भक्त। तो आप अपना जो स्कूल का ड्रेस है वो आप रखिए अपने पास, व्हाइट शर्ट ब्लू पैंट वो अपने पास रखिए। हम शिव के भक्त हैं तो हम भी ऐसे ही स्कूल पे जाएंगे या कॉलेज में जाएंगे, क्योंकि हम है शिव जी के भक्त। लेकिन स्कूल अथॉरिटी और मैनेजिंग कमेटी और डिसिप्लिनरी कमेटी आपका जो ये इच्छा है इसको सस्पेंड कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। जो स्कूल और कॉलेज ने रूल सेट किया है अपने हेल्थ और डिसेंसी के ग्राउंड पे। तो अब एग्जाम्पल नंबर 2, कोई एक जैन स्टूडेंट आया कि हम तो जैन साधु के भक्त हैं। आपको पता होगा कि जैन साधु मतलब क्या होता है, तो जिसको नहीं पता तो गूगल कर लीजिएगा। और वो ऐसा कहने लगे कि हमारे धर्म में पोशाक का मतलब है मोह माया, मतलब हमारे धर्म में पोशाक का मतलब मोह माया है, तो हम ये सब स्कूल यूनिफॉर्म को नहीं मानते, हम तो ऐसे ही नेकेड ही स्कूल आएंगे कल से या फिर कॉलेज आएंगे कल से। तो अगर आप ऐसे आना चाहते हो तो आपके स्कूल या कॉलेज ने ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर और डिसेंसी के तहत आपका जो ये इच्छा है कि कोई स्टूडेंट नेकेड होकर स्कूल आना चाहता है या कॉलेज आना चाहता है, उस इच्छा को वो स्कूल या कॉलेज सस्पेंड कर सकता है। और ये पूरा का पूरा संवैधानिक तौर पे होगा, कोई असंवैधानिक तौर पे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसका कारण आपके सामने ही है, आर्टिकल 25 पार्ट नंबर 2। अर्थात पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड में जो नियम मैनेजिंग कमेटी ने या वहाँ के जो कॉलेज है उन्होंने जो बनाया, उसके बेसिस पे स्कूल मैनेजिंग कमेटी या स्कूल के जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, यहाँ तक कि लड़कियां कैसे अपने जो बाल को मतलब कैसे रख सकता है, ऐसे मतलब बहुत सारे खास करके जो स्कूल के लड़कियां होती है वो ऐसे मतलब बाल अपना करती है। तो ये 1 होगा या 2 होगा, इसके लिए भी कोई कानून या नियम हो सकता है, मतलब ऐसा शुरू कर सकते हैं, उनके पास हक है। या फिर गले में वो रुद्राक्ष के माला मतलब वो जो होते हैं जो ऐसे पहनते हैं ना बहुत सारे, और फोरहेड पे एक बहुत बड़ा सा तिलक लगा हुआ है। तो अगर ये सब कोई करता है तो हो सकता है स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन या कॉलेज के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्कूल पे एंट्री ना करने दे, मतलब स्कूल कंपाउंड के अंदर पूरी घुसने ही ना दे, ऐसा हो सकता है। और ये वैध है, ये अवैध नहीं है। और यहाँ तक कि जो अलग अलग बोर्ड के एग्जाम होते हैं, मतलब 10th के बोर्ड के एग्जाम, 12th के, या फिर अलग अलग जो SSC वगैरह का एग्जाम स्कूल में होते रहते हैं, वहाँ पे भी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे रूल्स बनाया जा सकता है और बहुत सारे बना है और लागू भी होता है, आपको पता है। जैसे कि आप वहाँ पे हिजाब पहन के नहीं आ सकते, ऐसे वॉच पहन के नहीं आ सकते, मतलब डिजिटल वॉच,
यहाँ तक कि वो बूट या शू भी पहन के नहीं आ सकते। मतलब बहुत सारे स्कूल में ऐसे हैं, ऐसे रूल्स हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह कुछ उसके अंदर घुसा के रखते हैं और चोरी करके एग्जाम देने की कोशिश करते हैं, चीटिंग करके। अर्थात स्कूल के जो गवर्निंग बॉडी है वो है लोकल गवर्नमेंट, और उनके पास ये क्षमता है पब्लिक ऑर्डर से वो रूल्स बना सकता है। डिसेंसी, मोरालिटी, आर्टिकल 25 पे जो ग्राउंड्स लिखा हुआ है, इस सब ग्राउंड के बेस पे स्कूल यूनिफॉर्म के अलावा वो आप गले में कुछ ऐसे माला पहन के आए, या फिर फोरहेड पे ऐसे कोई तिलक लगाए, या फिर ये भवरा कलर का जो स्कार्फ पहन के आ रहे हो ये, या फिर ये हिजाब पहन के आ रहे हो ये, तो अगर आप ये सब पहन के आते हो स्कूल यूनिफॉर्म के अलावा, उस स्कूल या कॉलेज के उस अथॉरिटी के पास ये संवैधानिक राइट्स है कि उस छात्रा या फिर उस स्टूडेंट को उस स्कूल के कंपाउंड के अंदर घुसने ही ना दे। ये हक उन लोगों के पास है। तो अगर आप हाई कोर्ट पे जाना चाहते हो ये लेकर, आर्टिकल 25 को लेकर, फर्स्ट पैरा को लेकर, अगर आप हाई कोर्ट पे जाना चाहते हो तो जा सकते हो, बिल्कुल आपके पास जाने का हक भी है। लेकिन हाई कोर्ट उस आर्टिकल 25 का जो सेकंड पार्ट है, उसके जो ग्राउंड्स है, उसके बेस पे कि इस धार्मिक अधिकार को किसी एक सिचुएशन में सस्पेंड करके रखा जा सकता है, उसके बेसिस पे आपका उस अपील को सस्पेंड कर सकता है। आपका उस अपील को जो आप मतलब हाई कोर्ट में गए थे उसको लेकर, उसको सस्पेंड कर सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा चीजें। मतलब मैंने यहाँ पे कुछ भी अपने तरफ से कुछ भी बनाकर घुमाकर कुछ भी बातें नहीं किया है। जो बातें मैंने किया है वो आप सबके सामने ही है। मतलब मैंने आर्टिकल उठाया और आपको बस बोलने लगा, जो एक्चुअली में बताना चाहिए उस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो इसीलिए कोई प्लानिंग नहीं था, बस संविधान उठाया और मैंने वीडियो बना दिया। और आपके सामने संविधान पढ़ा हुआ है। आप लोग अगर किसी को भी ये संविधान पूरा पढ़ना है तो फिर कोई बात नहीं, आप पढ़ सकते हो। उसमें हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो मैंने बस वही बोला जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो अब हमें बस देखना है कि कर्नाटक के जो हाई कोर्ट है वो क्या कहता है। और इससे पहले मैंने ऐसे इसी से इस कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह से रिलेटेड 2 वीडियो और बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक और जरूरी बात कि आज है 10 फरवरी और ये वीडियो शायद 13 फरवरी तक आएगा, मतलब 12-13 फरवरी तक आ जाएगा। तो उसके बीच में अगर कुछ होता है तो फिर प्लीज मेरे को ब्लेम ना कीजिएगा, क्योंकि मैंने जो रिकॉर्ड करना था अब तक के सिचुएशन के हिसाब से मैंने वही बोला है। यहाँ तक अब तक जो था मैंने वो सब कुछ आपको बता दिया। थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। जिसको भी आपको लगता है कि ये वीडियो देखना चाहिए, मतलब किसी को भी ये नॉलेज होना चाहिए, तो आप प्लीज उसको शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड जय हिंद।